रहीम। इस्लामाबाद में शदीद तनाव है। तमाम मुल्क में इस वक्त एक कशीदगी अपने अरूज पे है और कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में ये क्या सूरत हाल बनेगी। एहतजाज होगा नहीं होगा, कंटेनर्स, पुलिस की भारी नफरी, मोटरवेज बंद हैं। ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, जो इसका एंड गेम का है, ये किस तरफ जा रहा है और कहाँ जाके ख़त्म होगा। और जाहिर है कि एक सियासी अदम इस्तेकाम में फिर माशी इस्तेकाम नामुमकिन होता है और साथ ही सिक्योरिटी का क्राइसिस जो हमने गुज़रे चंद दिनों में देखा, ख़ास तौर पे कल, इस कदर शहादतें, और ये एक मामूल सा बन गया है कि दहशत गर्दी जो हार्ड कोर टेररिज्म था वो एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है, जिसके बारे में कुछ साल पहले हम तमाम दुनिया को ये बता रहे थे कि दहशत गर्दी का अगर मुकम्मल कहीं से ख़ात्मा हुआ है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन यह है कि वो दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। अब ये जो सारा जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान तक ही महदूद है, यहीं तक हम देख रहे हैं, या ये सरहदें अबूर करके ये पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि अपने ये जो शोले हैं, ये जो बेचैनी है, हिजान है, बहरान है, जंगें हैं, कत्ले आम है, ये ये शायद पूरी दुनिया में या दुनिया के कई मुल्कों में है। मेरे साथ आज की नशिस्त में प्रोफेसर आदिल नजम साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चाहे हम फ्लेचर से स्टार्ट करें, चाहे हम उसको जो है वो लम्स तक ले आएँ, फिर हम चाहे जो WWF तक ले, या हम इसको जो नोबल प्राइज़ के लिए टीम थी 2007 में, नहीं मेरी पहचान, हम दोस्त हैं। दोस्तों बहुत शुक्रिया तशरीफ आपका। थैंक यू। इससे पहले जब आपसे गुफ्तगू हुई थी तो हम ये बात कर रहे थे कि 2024 जो है वो एक तो उस वक्त ये हमारा अंदाज़ा था कि कुछ दिनों के बाद ये जो गज़ा का मामला है शायद ये किसी तरफ रुक जाए, जाके थम जाए कोई, और ये भी उस वक्त तक था कि शायद ये यूक्रेन की जंग भी किसी तरफ चली जाए। और फिर हम मुख्तलिफ इलेक्शंस भी डिस्कस कर रहे थे और एक ये ख्याल था कि उन इंतखाबात के नतीजे में कोई दुनिया शायद, यानी एक उम्मीद, लेकिन साल का जो आखिर है और आपसे दोबारा गुफ्तगू हो रही है तो हम कहाँ चले गए हैं? हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मैंने शायद तब भी वो शेर पढ़ा था कि हर साल ये समझ के गुजारा है सबा, ये इश्क की सदी में अदावत का साल था। ये एक और साल जो है अदावत का वैसे ही गुजर गया। आपने अभी अपने दाइये में जो बात की है, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो मैं लिख रहा था तनाव, कशीदगी, टर्मोइल, बेचैनी, हिजान, बहरान, ये सारे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। और ये सारे अल्फाज मेरे ख्याल में इस वक्त आप दुनिया में कहीं चले जाएं तो बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल होंगे जैसे आपने किए, जिसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कैफियत वही है या इनकी मैनिफेस्टेशन वही है। लेकिन जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, अमेरिका, वहाँ का हजान, वहाँ का तनाव, वहाँ का टर्मोइल, मैं अभी सेंट्रल एशिया में था, वहाँ बहरान, अगर आप यूरोप देखें तो वहाँ कशीदगी। तो ये एक आलमी, इसको आप मलेस कह लें, इसमें से जो लफ्ज़ आपके सुनने वालों को पसंद आए वो उठा लें, लेकिन ये एक ग्लोबल पज़ल का पीस है। एंड आई डू थिंक इसे हमें उस ग्लोबल पज़ल का पीस देखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा बहरान जो है किसी आलमी बहरान की वजह से, लेकिन जब जिस तरह वो चिचक के दाने निकलते हैं ना और तमाम जिस्म को वो छा जाते हैं, इस वक्त अगर आप दुनिया को देखें, दुनिया को अगर किसी और सैयारे से कोई देख रहा हो तो वो क्या, यार इधर ना ही जाओ तो अच्छा है। ये वाला जो है ना प्लैनेट, ये इस वक्त कोई अच्छी हालत में नहीं है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो क्लाइमेटिक हो, चाहे वो मिलिट्री। आपसे डॉक्टर साहब जो बात हुई थी पिछली नशिस्त में, मैंने आपसे कहा था कि क्या ये 1913, 1917, 1914 क्या ये पहली, तो आपने कहा था कि नहीं, ये दोनों, आपने 1924 का था गालिबन। हाँ, मैं नहीं, मैं मेरे ख्याल में 13 और 24 वो जो दो दरमियान। हाँ, हमने कई बार ये बात, और आपने दूसरी बात ये कही थी कि पहली जंग अज़ीम कभी खत्म नहीं हुई थी।
हाँ, पहली जंग अजीम और दूसरी आई एम नॉट श्योर कि दो फर्क थी। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई थी? आज 2024 में आपसे ये पूछ रहा हूँ। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो खत्म हुई थी या नहीं, लेकिन कई बार ये लगता है कि अगर वो तीसरी है, दूसरी है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर काउंटिंग, हम किसी न किसी एक इस किस्म की कशीदगी में मौजूद हैं। 45 में क्या तय हो गए थे? 1945 के मामला तय हो गए थे, या आज इस वक्त जो यूक्रेन, सोवियत यूनियन जो टूट के रशिया बना, या आप देखें पैसिफिक में जो मामलात हैं, जो अफ्रीका के अंदर मामलात हैं, जो ठीक जो लैटिन अमेरिका में ट्रंप के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं हम यहाँ से लोगों को सबको उठा के फेंकेंगे बाहर। क्या ये वो इश्यूज हैं जो पिछली 2-3 सदियों में नहीं रिजॉल्व हुए थे? कॉलोनीज थी, ये था जी। ये कंप्लीट नहीं होती, इसीलिए वो जो हमारे दोस्त हैं ना फ्रांसिस फुकुयामा, जब उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री का, तो दैट वाज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट कि जनाब एंड हिस्ट्री इसलिए होगी कि सारे मसाइल हल हो गए, लेकिन वो होती नहीं है ना, होती नहीं है। लेकिन आई डू थिंक, जो आप बात कर रहे हैं, आई डू थिंक, मैं स्टिल ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में जब लंबी तारीख लिखी जाएगी तो ये जो अरसा था दूसरी जंग अजीम के बाद का, और तकरीबन पिछले कोई कुछ आप एक आधी दिहाई का देख लें, इट मे बी लुक्ड एट एज द गुड ओल्ड डेज, जो कोल्ड वॉर जिसमें हम, आप और मैं पले बड़े, 50s और 60s और 70s में लोग, जो हमें उस वक्त लगता था कि यार बहुत बड़ी कशीदगी है, वो इन रेट्रोस्पेक्ट ए टाइम ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी लगता है। स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि देखें वियतनाम में तो नहीं थी ना जहाँ जंग हो रही थी, जहाँ क्यूज हो रही थी एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन एक ग्लोबल ऑर्डर में यही अगेन जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तनाव, कशीदगी, बेचैनी, हिजान, उनका आई डोंट थिंक ये वाला लेवल था। एंड बाय दैट आई मीन ये डराने की वाली बात नहीं है, कहने का मकसद ये है कि वी आर लिविंग इन ए स्टेट ऑफ टर्मोइल। ये जो टर्बुलेंस है ये इस वक्त डिफाइन कर रही है, और टर्बुलेंस का मतलब ही ये है, टर्बुलेंस का मानी ही ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है, एंड वी डू नॉट नो हाउ इट विल एंड, राइट। सो कोई तादाद नहीं है इस वक्त, किसी के पास नंबर्स नहीं है। शायद पहली जंग अजीम में भी ऐसा ही तासुर होगा, बाकी कोरियन वॉर में, या उसके बाद जो वियतनाम वॉर हुई, या बाकी, तो एक नंबर आता था सामने। इस वक्त कोई नहीं जानता नंबर एज कि कितने लोगों की जानें गईं, कितने लोग जख्मी हुए। आज आप एक बड़े अदारे के सरबराह हैं जो ज़ाहिर पूरी दुनिया में अपनी शाखें रखता है, और यूनाइटेड नेशंस और आप गदारा और बाकी, क्या कोई नंबर्स ऐसे हैं जो ये कह सकें कि यूक्रेन रशिया वॉर में इतने लोग जख्मी हो गए और इतने लोगों की जानें चली गईं, या कोई एक्यूरेट नंबर हो कि जी गजा में कितने लोगों की जानें चली गईं, कितने बच्चे, कितनी औरतें, कितने जख्मी हैं, पोलियो हो गया, उसके बाद में क्या बना? और ये एक तो अच्छा, अब मैं आता हूँ ना जरा इसको, मैं आप जहाँ रहते हैं वहां से शुरू करते हैं। ठीक ठीक। ट्रम्प 2.0, अच्छा ट्रम्प 2.0 जो है ये क्या है? क्या ये ट्रम्प 1.0 का रिपीट है? उससे ज़्यादा कोई टीम मेंबर्स आपस में क्या मुख्तलिफ, यानी अच्छा, फिर जो मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो पुराने डिप्लोमेट्स बैठे हैं आराम से, गप लग रही है, सफ़ीर हैं ये वो। अब इलॉन मस्क आ गए ऊपर जनाब, वो पेंटागन का चीफ जो है, वो पेंटागन को कह रहे हैं जनरल्स को फारिग करूंगा, पुराने लॉयल्टी आ गई है। अच्छा जी, तो आपके यहाँ क्या हो रहा है? आई थिंक है जान, आई थिंक टर्मोइल इस वक्त जो आप बेचैनी की पाकिस्तान में बात कर रहे हैं कि एक अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ चीज़ जा कहाँ रही है। एक होता है ना, एक सेंस होती है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अमेरिका का इस वक्त जो है, और ये जो अभी इलेक्शन हुई है, मैं उस इलेक्शन के, अमेरिकन इलेक्शन के ज़माने में यहाँ पाकिस्तान में था, तो आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज। एक तो कि हमें इतना शौक क्यों है अमेरिकन इलेक्शन फॉलो करने का, कि ट्रांसमिशन भी है, नॉट टू क्रिटिसाइज, लेकिन हमारा अपने इलेक्शंस के बाद दिल टूट शायद लेकिन दूसरा ये कि नतायज कुछ अजीब से थे जो, लेकिन और दुनिया भर में क्योंकि अमेरिका का साया इतना बड़ा होता है। लेकिन एक सेंस ये थी कि जनाब कोई बड़ी मैसिव चेंज आ गई है, और बड़ा एक लैंडस्लाइड आ गया। आई थिंक एक मैसिव चेंज आई है, लेकिन लैंडस्लाइड कोई नहीं आया। अमेरिका आज उतना ही टूटा हुआ है आज की तारीख में जितना इलेक्शन से एक दिन पहले था। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लैंडस्लाइड, टूटा हुआ मींस पोलराइजेशन है बहुत ज्यादा। पोलराइजेशन बड़ा छोटा लफ्ज है। आई थिंक इट्स अ ब्रोकन सोसाइटी। मैं आपको नंबरों से भी अगर समझा दूं, नंबरों की आपने बात की, हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं। इस वक्त जो ट्रंप और कमला हैरिस का डिफरेंस था
वो 2% से कम है। वो जो आपने मैप्स से आप बता रहे जी। अगर आप मैप देखें पिछली 3 इलेक्शन का, ट्रंप का एक इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि एक बीच में भी इलेक्शन आ गई। इस बार ट्रंप ने जो वोट लिए हैं, जिसको हम लैंडस्लाइड कर रहे हैं, दे आर, ये आ गए ना 312 226। हाँ, ये वोट देखें 76 मिलियन। ठीक है। ठीक है, जब ट्रंप हारा था तो उसने तकरीबन इतने ही वोट लिए थे, 74 मिलियन, इससे पिछली इलेक्शन में। अच्छा। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेरे ख्याल में फैसला उन्होंने किया जिन्होंने वोट नहीं दिया। अच्छा, इससे पहले ट्रंप और बाइडेन में ये देखें 74 थे, इस बार उसके 76 हैं, उसके 81 अच्छा, हैं। आप ऐड करें तो असली वोटर बैंक वो है जिसने फैसला किया यार मैं इतना अक गया हूं। अच्छा, एक तीसरी स्लाइड भी थी, उसको जरा अच्छा, देखिए। तीसरी अगर आप वापस जाएं, जब ट्रंप जीता जी, तो ये फिर से वही इलेक्शन हुई है विच ही वन, राइट। उसमें वोट काउंट कम था, लेकिन अच्छा, तकरीबन वही स्टेट 65,000 और उधर वो जीता है लेकिन 62,000। हाँ, लेकिन ओवरऑल वोटिंग जी, कम जी, थी जी, जी। पिछली 2 इलेक्शन में ज्यादा। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग्स है वही स्टेट जो स्विंग थी, तो हम जो स्विंग कहते हैं, तो जब जीता उसके बाद बाइडेन पे स्विंग हुआ, अब ट्रंप पे स्विंग हुआ। तो एक मुल्क जो है ये जो हिजान जो है वो ये बड़ा रियल है। इसका मतलब ये है कि जब ट्रंप आएगा तो अमेरिका उतना ही डिवाइडेड होगा, एंड वी आर गोइंग टू सी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ट्रंप की और अमेरिका का सारा अटेंशन इनवर्ड्स होगा। और जो आपने बात की दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बार ट्रंप कुछ सीख के आया है। फैसला ये करना, पता ये नहीं है कि क्या सीख के आया है। मीनिंग उसको एक वो चीज़ मिली ना जो अमूमन प्रेसिडेंट को नहीं मिलती। बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि वो ये सीख कर आया है कि जो अपना बंदा काबिलियतें हैं उनको रखो साइड पे और अपना बंदा रखना। मतलब हम पाकिस्तान से मुतासर हो गए इन अ वे, मतलब लॉयल्टी। ये भी सीख के आया है कि देखिए ये ट्रंप, आई डोंट थिंक आपने भी शायद कभी कहा ये ट्रंप रिपब्लिकन या डेमोक्रेट नहीं है, ट्रंप है। पिछली बार वो रिपब्लिकन टिकट पे जीता और रिपब्लिकन पार्टी ने उसके इर्द गिर्द बेबी सिटर लगा दिया, उसका वाइस प्रेसिडेंट, उनका एनएसए एडवाइजर वगैरह। एंड ट्रंप के अंदर, एंड ही सेज दिस पब्लिकली, उसकी रिजेंटमेंट ये है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे दे weren't लॉयल टू मी। तो इस बार उसने एक के बाद एक लॉयल्टी ट्रम्प्स एवरीथिंग एल्स, राइट। अब ये लॉयल्टी जो उसने लोग लाए इनकी रहेगी कि नहीं, कि ये इलॉन मस्क इज ऑल्सो ट्रम्प, इलॉन मस्क भी किसी और से तो लॉयल नहीं होगा। ये जो है क्या नाम है, विवेक, हाँ, ही इज नॉट गोइंग टू बी लॉयल टू एनीवन। काम कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता। एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, दूसरा जो है वो अमीर कबीर। एट दिस पॉइंट दोनों का एक वो है, ट्रंप के साथ कैसे करेंगे, राइट। सो मे बी करेंगे, लेकिन एट दिस, अब ब्यूरोक्रेसी का इस पे क्या असर होगा? क्या विल ब्यूरोक्रेसी फाइट बैक? आज की ही तारीख में उनके जो अटॉर्नी जनरल के थे, वो हमने देखा कि अमेरिका ने उसको एवेड किया, इतना प्रेशर कि ही इज फोर्स टू टेक इट बैक, जिसका मतलब ये है कि पैम बोंडी, हाँ, कि ट्रंप ने उसको कहा यार हट जाओ, राइट। सो आई थिंक अमेरिका की सियासत उसी तरह डिवाइडेड रहेगी, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की अटेंशन इनवर्ड रहे। अच्छा, मुझे एक बात और पूछो, हु विल बी कॉलिंग शॉट्स? इसलिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अगला प्रेसिडेंट होगा, चाहेगा वो तो देखे ना, जेडी वांस की कमला हैरिस की तरह की तो नहीं है, या इवन ओबामा के साथ बाइडेन पीछे रहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव। एक बात, ही इज मच मोर आइडियोलॉजिकल देन ट्रंप। अच्छा, जेडी। अच्छा, जो बेटा है वो आगे है शायद दामाद से, जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस बार आगे, वो कहता है मैं लेकर आया हूं सबको। जेरेड कश्नर भी कहीं साइड पे, कहीं आगे पीछे। अच्छा, तो ये जो टीम है जिसमें हर शख्सियत ही, अच्छा, अब जैसे फॉरेन पॉलिसी, इलॉन मस्क चाइना, इधर रशिया, पुतिन आगे पीछे, और जो मार्को रूबियो हैं वो क्या करेंगे? मतलब वो कह रहे हैं एक मिनट ठहर जाओ भाई, ये स्टेट डिपार्टमेंट मेरे अंडर आता है। वो कह रहे हैं कि ये स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर तो एक और गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट बैठी है जो देखेगी इन सबको। और आप अगर इन लोगों के जो जिनका आपने जिक्र किया, इनकी पॉलिसीज देखें, इंक्लूडिंग ये जेल इन हो जाएंगे आपस में। लगता तो मुश्किल है ना। अगर ट्रंप का कोई मैजिक है कि थोड़ी देर हो जाए और कितनी देर नहीं, वो होता है कई बार आप चाहते हैं कैबिनेट जो एक दूसरे से लड़े एंड ब्रिंग्स आउट द बेस्ट। ट्रंप खुद कहाँ होगा अगर इतने सारे ट्रंप हैं आसपास? आई थिंक ट्रंप किसी और को नहीं रहने देगा। सो आई थिंक ट्रंप की हम ये बात जरूर जानते हैं कि नंबर 1 फॉर ट्रंप इज ट्रंप, राइट। सो हमने पहले भी देखा कि कितने लोग कितनी जल्दी चेंज हुए, इनमें से कौन रहेगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो नामों का हमने लिया कि वो उनमें से 20 जनवरी तक कितने रहेंगे। अच्छा, राइट, आई डू नॉट नो, मे बी रहेंगे नहीं, मैं लेकिन एक और पर्सनैलिटी में
जैसे होता है ना कि एक आदमी ऊपर अपने आप को देखता है, एक होता है कि यार दाएं बाएं लोग मेरे मुझसे आगे निकल रहे हैं, तो ट्रम्प क्या कभी आगे रहेगा नहीं, या आगे जाने देगा? नहीं, आपने कभी अप्रेंटिस अगर देखा उसका शो, वो अपने बच्चों को आगे नहीं जाने देता। अच्छा। उसके सामने कोई बोल ले, वो तो बिल्कुल असली जो है सेठ है कि ही इज किंग। अब तो वो लफ्ज इस्तेमाल होता है अमेरिका में कि किंग ट्रम्प, इसलिए नहीं कि वो किंग बन जाएगा, लेकिन हिज पर्सनैलिटी, हिज परसोना एंड हिज वर्ड्स आर कि नाउ आई वांट टू बी इन फुली कंट्रोल। ट्रम्प की अपनी मेरे ख्याल में व्यू ये है कि उनको पहली सदारत में फुली कंट्रोल होने नहीं दिया। ट्रम्प जब कहता है ना मुझसे बेहतर प्रेसिडेंट कोई नहीं है, आई थिंक ही बिलीव्स इट। सो ये तो मुमकिन नहीं है कि वो किसी और को होने देंगे। आपने जिन लोगों का जिक्र किया, एक और इसमें ऐड कर लेते हैं कि अमेरिकन, जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें, लेकिन अमेरिका का एक कमाल ये था कि प्रेसिडेंट आते थे जाते थे, लेकिन एक जो सिस्टम था मजबूत इतना था कि इवन ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में द सिस्टम गोज। इस वक्त जो उन्होंने लोग हायर करने वाले हैं, उनमें से कईयों का तो काम ही है कि सिस्टम तोड़ो। मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ, एजुकेशन। इस वक्त यूनिवर्सिटियां सेमी हुई अमेरिका में, सेमी हुई। इसलिए पार्टली उसकी वजह से कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स की हमें लिस्टें दो। दूसरा सवाल क्लियर है कि आएगा कि हमें लिस्टें दो तुम्हारे मुसलमान स्टूडेंट कौन है, और हमें लिस्टें दो कि कौन किस किस ने प्रो पैलेस्टाइन मुजाहरे में शामिल हुए थे, बिकॉज वी विल डिपोर्ट देम। लेकिन असली सहमी भी इसलिए है कि उनकी जो है ना, ये पीपल माइट नॉट हैव सीन दिस, बट जो उनकी नॉमिनी है फॉर एजुकेशन सेक्रेटरी लिंडा मैकमोहन, वो अभी तक पता है क्या करती थी? हाँ, उनका काम क्या था अभी तक? उनका करियर क्या है? मैकमोहन। उनका करियर ये है कि वो जो WWE है, ये जो जाली रेसलिंग वाले नहीं होते, हाँ, इसमें, हाँ, वो उसकी CEO है। बिल्कुल बिल्कुल। सो नूरा कुश्ती की CEO को एजुकेशन सेक्रेटरी बनाने का बेसिक मकसद ये है, ट्रम्प हैज सेड कि ये डिपार्टमेंट होना ही नहीं चाहिए। कैसे बंद करो, एक ऐसे बंदे को सेक्रेटरी डालो जो इसको खत्म कर देगा। मार्को रूबियो में नॉट फिनिश स्टेट डिपार्टमेंट, लेकिन नंबर उनके एनर्जी वाले आप देख लें, उनके एनवायरनमेंट वाले देख लें कि इज दिस अ प्लान टू डिसमेंटल गवर्नमेंट। स्टेट की बात की ना, तो उससे मिलता जुलता नाम जो है वो ये पैटी हेक्सेट, सेक्रेटरी डिफेंस, पेंटागन को हेड करेगा, और जनरल्स को जो लॉयल नहीं होंगे उनकी लिस्टें बन रही हैं। पेंटागन कैसे लेगा इसको? वी विल सी। लेकिन इस वक्त देखें बड़े सीरियस हैं, लिस्टें सिर्फ वहाँ नहीं बन रही, लिस्टें लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग कि यार ये मैकार्थी जो एरा था, वो जब लिस्टें बनी थी कि तुम जो हो मुल्क के दुश्मन, तुम मुल्क के दुश्मन, तुम पेट्रियट नहीं हो, और वो सेनेट में उनको बुला लिया जाता था। एक लफ्ज़ है जो बहुत बोला जाता है, प्रोजेक्ट 2025। तो इस वक्त एक ब्यूरोक्रेसी में, इस्टेब्लिशमेंट में, आप स्टेटस को कह लें, हमें वो जनरली बुरे भी अगर लगें, तो एक सहमावा, जो अगेन वो जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए, एक माहौल है कि यार ये कहाँ जाएगा। एंड अगेन द थिंग इज कि जब टर्मोइल होता है, तो टर्मोइल इसलिए टर्मोइल होता है क्योंकि वो अनसर्टन होता है। वो धुंध की तरह होता है ना, कि आपके सामने नजर नहीं आता कि रास्ता किधर है। सो अच्छा, इससे मैं अगर आप इजाजत दें, तो आपने एक बिल्कुल शुरू में बात की थी, विच आई डोंट वांट टू लूज, कि इलेक्शन हुए बहुत सारे मुल्कों में। हमने जब पिछली बार गुफ्तगू की, 100 मुल्कों में आपने, हाँ, पिछली बार गुफ्तगू तो की, तो यू हैड रेज दिस क्वेश्चन कि यार ये इलेक्शन का साल है। तो तकरीबन 100 मुल्कों में इलेक्शन हुए, तकरीबन दुनिया की निस्फ आबादी, 4 बिलियन लोगों ने एक तरीके से दूसरे तरीके से वोट डाला। आई थिंक इट मे बी वर्थ लुकिंग एट कि फिर हुआ क्या, और हुआ बड़ा अजीब चीज। तकरीबन हर जगह, तकरीबन हर इस्टेब्लिश्ड बड़ी डेमोक्रेसी में, इलेक्ट्रल सिस्टम में, जो भी पावर में था उसके वोट कम हो गए। आप फ्रांस देख लें, तो आप जॉर्जिया देख लें, भारत देख लें, पाकिस्तान देख लें। आप जरा सबसे पहले इलेक्शन से बिस्मिल्लाह करें ना। बांग्लादेश 7 जनवरी, आप बांग्लादेश देख लें, राइट? मतलब आपके तस्वुर में था कि ऐसे बांग्लादेश में ये होगा? नहीं, आपके तस्वुर में था कि आप मोदी की जो वोट बैंक है कम होगा। ठीक है, ही केम बैक। सो इन अ वे हम जो चीज देख रहे हैं, एंड आई नो इस पे हमने पहले भी बात की है, इन अ वे जो बड़ी खबर है इस साल की, हम अमूमन ये साल के आखिर में गुफ्तगू करते हैं, बात होती है। मेरे ख्याल में बड़ी खबर जो है, हमने ट्रम्प से शुरू की है, एंड शायद टाइम मैगजीन कह के ट्रम्प सबसे बड़ी खबर है। आई थिंक द बड़ी खबर ऑफ इस साल की जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये इलेक्शंस की सम टोटल है कि दुनिया पे क्या हुआ, और उसका जवाब ये है कि ये एक सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो हम इलेक्ट्रल प्रोसेस, डेमोक्रेसी नहीं, लोग हर जगह उस प्रोसेस के खिलाफ वोट दे रहे हैं।
ये जरा कॉम्प्लेक्स सी बात है, तो मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोग एंटी डेमोक्रेसी हैं। लोग एक्चुअली ज़्यादा डेमोक्रेसी मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार हमारा जो तरीक़ाकार है ना डेमोक्रेसी का, वो अनफिट फॉर पर्पस है, क्योंकि ये चीज़ आ गई है मेरे पास। आप मुझे कहते हो मैं एक बार वोट दूं और 4 साल के लिए चुप हो जाऊं। यूरोप के इलेक्शन देखे आप? यूरोप के इलेक्शन में आप देख लें क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में, अब जर्मनी में क्या हुआ, स्वीडन ऑफ ऑल थिंग्स। देखें, इन अ वे हम ये टर्मोइल की एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम इतने महव हो जाते हैं अपने मसाइल में, क्योंकि वो बड़े होते हैं, कि वी आर नॉट सीइंग द लार्जर। स्वीडन जैसा मुल्क, नेदरलैंड्स, आप अभी एम्स्टरडम में थे, नेदरलैंड्स में ये वो ममालिक थे जो समझे जाते थे कि यार ये लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, स्टेबिलिटी, गुड गाइज, ये वनीला है, राइट। वहां आपको एक राइट विंग नजर, सड़कों पे लड़ाइयां हो रही हैं, सड़कों पे आगे लग रही हैं। मैं एक हम में से शायद कोई भी उस मुल्क को ना फॉलो करता हो, बुल्गारिया, वहां इलेक्शन हो जाती है लेकिन हुकूमत नहीं बन सकती, फिर एक और इलेक्शन कराते हैं 3 महीने बाद, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारे ये जो हम जो सिस्टम चेंज की बात कर रहे हैं, उसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि हमारा जो एक डेमोक्रेसी का सिस्टम था, मैं अगर आप मुझे 1 सेकंड की इजाज़त देंगे, आई वांट टू मेक दिस कंसेप्चुअल पॉइंट। सिस्टम क्या था कि मैं आपसे कहूँगा कि आपका हक है कि आप नुमाइंदा चूजेंगे, आप वोट डालें और 4 साल बाद के लिए वो शख्स नुमाइंदा होगा। अजम्पशन ये थी कि जो भी हुकूमत करेगा वो आपका प्राइम मिनिस्टर या सदर है, लेकिन वो मेरा भी है अगर मैंने उसको नहीं डाला। वो अजम्पशन आउट हो गई। एक के बाद एक लीडर आता है कि मैं जो हूं ना, जिसने मुझे वोट नहीं डाला वो तो मेरा दुश्मन है, ट्रंप, राइट, मोदी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दैट अजम्पशन के एक, और दूसरी ये थी कि अच्छा अब 4 साल के लिए हम सारे चुप बैठ जाएंगे, इसको टाइम दे दो कि कुछ कर ले। इस चीज ने उसको खत्म कर दिया। मैं सुबह उठता हूं और ट्वीट कर देता हूं, जिस मुल्क में अगर कर सकता हूं, मैं ट्वीट कर देता हूं कि नहीं यार आज ये पुल क्यों बंद है। सो अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आपकी जो पॉलिटिकल स्पेस है जो 4 साल पहले ही बड़ी कम थी, वो उससे महदूद होके अब कुछ घंटे की रह गई, राइट। ट्रंप वाज द मास्टर ऑफ दिस। क्या ये नहीं तो मेरा जो बिल्कुल मैंने शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान में हमें एक हिजान और तनाव और ये, अच्छा यहाँ पर भी इलेक्शन, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। मेरी आजकल की एक मजबूरी है कि आई डू ट्रैवल अ लॉट, एंड आई थिंक कि बिल्कुल इसी किस्म की उसकी मैनिफेस्टेशन फर्क होती है। लेकिन ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए, तनाव, कशीदगी, टर्मोइल, हिजान, ये आप किसी मुल्क में जैसी उतरते हैं तो आपको हवा के साथ ब्रीद होती है कि यार एक अगेन वो एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है मिलेस, अनईजीनेस, बेचैनी। एक बेचैनी की कैफियत है जो आपको हर जगह तकरीबन मिलती है। अच्छा, ये जो ट्रंप है, ट्रंप 2.0, जिसमें आपने कहा कि ट्रंप, ये टीम भी शायद तितर बितर हो जाए और देखना है भी। अच्छा, अब ट्रंप को क्या मिल रहा है सामने? अभी तो खैर ट्रंप के आने से पहले क्या होता है, ये एक सवाल है कि उसको आने से पहले कि मैं कॉल करूंगा तो जंग खत्म हो जाएगी। अब पुतिन जो है, उन्होंने पहले तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं पोलैंड में हिट करूंगा। अब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर फायर हुआ है और मिसाइल, और उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हुई। और ट्रंप के आते आते ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है, इसमें लॉयड ऑस्टिन का क्या रोल है मुझे नहीं पता, इसमें एंथनी ब्लिंकन अब क्या करेंगे G7 इजलास में जाके, एम्बेसीज बंद हो रही हैं यूक्रेन के अंदर। तो ट्रंप को क्या इतनी आसान दुनिया मिल जाएगी? नहीं। अच्छा, और क्या, अच्छा फिर उसके बाद अगर ये डांडे जो कि यूरोप में है, यूरोप में टर्मोइल है, उसके डांडे हमें फिर मशरिक वुस्ता से मिलते नजर आ रहे हैं, जहां पे अलमियों ने जन्म लेके शायद, अब मुझे नहीं, और अलमिया छोटा लफ्ज है, छोटा लफ्ज है जो गजा में हो रहा है। उसका एंड देखिए ना, उसका एंड गेम क्या है फिर, ये सवाल है। तो यार इसमें आपके बहुत से सवाल हैं, अगर मुझे उन्हें आप अलग अलग करके बड़ी मुख्तसर, एक आपने बात की जिसको आई डोंट वांट टू लूज, आपने 2 बार कहा, सही कहा कि ट्रंप 2.0। तो एक तो हम ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि जो ट्रंप आएगा 20 जनवरी को, वो 2.0 होगा या 3.0 होगा। ये बड़ा सवाल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगेन 1 अगर था जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बना, 2 था जब ये आउट ऑफ प्रेसिडेंसी था। एक उसने कमाल ये किया कि 4 साल प्रेसिडेंट बाइडेन है, खबर का महवर ट्रंप है। उसने एक कैंपेन 4 साल का ऐसा चलाया है जो कम से कम अमेरिका ने नहीं देखा। नाउ 3.1 का सवाल ये है कि ये जो ट्रंप अब आएगा,
नोइंग कि उसकी पर्सनैलिटी जो भी हम उसके बारे में जानते हैं, क्या ये अपनी लेगेसी के बारे में सोचेगा कि तारीख मुझे कैसे, क्योंकि उनको तो यकीन है ना कि मुझसे बेहतर प्रेसिडेंट कोई नहीं है, एंड इन विच केस ही माइट एक्ट डिफरेंटली। ये नहीं कि वो अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, लेकिन ही माइट एक्ट वेरी डिफरेंटली। अच्छा, या ये बदले की आग मौला जाट कि बताओ मेरे खिलाफ पिछली बार केड़ा केड़ा सी, मिसाल के तौर पे प्रो इसराइल है वो, एक बात ऐसा वैसा। अच्छा, लेकिन नेतन्याहू's मसला candidate। ये है कि बाइडेन ने कमी क्या छोड़ी है? हाँ, पिछले साल से ऊपर जो हुआ है, तो आखिर वो क्या ऐसा कहेगा, वो क्या कहेगा कि इसमें अब इसको नहीं कह तो सकता है, हमने इस जो इलाके को उठा के पानी में गर्क कर दो, लाशों कह तो यही रहा, लेकिन जो हमने वो अपने मैप पहले दिखाए, उसकी मेरे ख्याल में उसकी बॉटम लाइन ही ये है कि क्योंकि बाइडन से लोग इतने अखे हुए थे, खुसूसन गजा पे, कि वो लोग जो थे उन्होंने कहा मैं किसी को वोट नहीं देता, वो यूजुअली वो थे जिन्होंने पिछली बार बाइडन को दिया। दैट इज वाई ट्रंप उतने ही वोट लेके इस बार जीत गया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि क्या कर सकता है, खुसूसन गजा में तो बहुत कुछ कर सकता है ट्रंप के साथ। जो लोग बचा क्या है, देखिए मैं बताता हूं, न्यूक्लियर गिरा दो। नहीं, उससे पहले मैं बताता हूं आपको। आई होप नॉट, अल्लाह ना करे, लेकिन जो उन्होंने कहा है, जो साहब हैं जो सफीर होंगे अमेरिका के, वो ये कहते हैं कि जनाब फ़लस्तीनी तो कोई चीज़ ही नहीं होता। वो ये कहते हैं कि गजा कोई जगह ही नहीं है, वेस्ट बैंक कोई चीज़ ही नहीं है। एक चीज़ है बाइबल में जिसको सुमेरिया कहते हैं, ये तो वो है, और ये वादा किया गया था यहूदियों को, अगर कोई मुसलमान उधर थोड़ी देर के लिए आ गए तो वो बाकी मुसलमान मुल्क ले जाए, जिसको आप फाइनल सोल्यूशन कह लें या जिसको आप व्हाटएवर कह लें। लेकिन ट्रंप के आसपास जितने लोग हैं, उनकी जो यूएन की सेक्रेटरी हैं, शी सेज द सेम थिंग। सो कम अज कम, अगर मैं ये नहीं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बाइडन और कमला हैरिस जो थी, वो कम अज कम नकली आंसू तो कहती थी ना कि बच्चों को ना मारो। इसका जो यहाँ तो पहला, बिल्कुल देखिए ना, पहली तो जंग फैल के गजा का पहला जो आप समझे कि वो तो सीरिया और इराक एक जहन में था कि वहाँ तो, लेकिन वो लेबनान के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे सैयद हसन नसरुल्लाह और उनके बाद और तीसरा और फिर ईरान पे अटैक, लेबनान और आगे। ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि ट्रंप के आते आते क्या, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में मजीद मुल्क भी लपेटे में आ सकते हैं। एक चीज जो आपके पिछले सवाल जॉर्डन है, इजिप्ट है, बाकी मुल्क हैं, तो अगेन आई डू नॉट नो कौन आएगा, लेकिन आपके इसको अगर मैं, आपकी जो पिछला सवाल था में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी, उसमें एक ही है कि अगर ये 2 है या 3 है, अगर चले एक भी है, तो आज हम हैं, कब क्या तारीख हुई, 22 नवंबर। 22 नवंबर और 20 जनवरी के बीच में क्या होगा? क्योंकि मैं जो लेगेसी की बात कर रहा था, इस वक्त द अदर पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट लेगेसी इज बाइडन। बाइडन से ज्यादा लंबी इनिंग अमेरिकन सियासत में बड़े अरसे से किसी ने नहीं खेली। 71 मेरे ख्याल में 5 बार तो वो इलेक्शन उसने लड़ी है प्रेसिडेंट के लिए, और उसके लिए इस तरह निकलना कि अपनी पार्टी मुझे निकाल दे, बेसिकली यही हुआ ना। सो आप क्या देख रहे हैं उसकी तरफ से कि वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है मैं तो जा रहे हैं, नहीं जाते फिर मैं यूक्रेन को उसने कहा कि यूक्रेन को उसने, और दूसरी कई चीजों पे हम बड़े खुश हैं, उसने एनवायरनमेंट के लिए कि जो मैं पैसे कर दूंगा, मैं अमेज़न चला गया। इन अ वे वो ये कह रहा है कि अच्छा मैं अगर तुमने कर ही दिया। सो आई डू नॉट नो कि आज और 20 जनवरी के बीच में वो क्या करता है, उसके बारे में रिजल्ट, बाकी रिएक्शन क्या होता है। लेकिन यूक्रेन पे खुसूसन इन अ वे उसने कहा कि अच्छा ठीक है, जो मैं नहीं करना चाहता था या कर सकता था अपने 4 साल में, वो नाउ दैट आई एम अ लेम डक, तो लेम डक जो होती है वो जख्मी डक भी तो होती है ना। तो एक तो लेम डक ये है कि अच्छा मैं बैठ जाता हूँ, अगला अगला कर लेगा। एक ये अच्छा फिर मैं तो जा ही नहीं, जाते फिर तानू दसना, राइट। आई डू नॉट नो कि वो क्या करेंगे ऑन गजा, ना उनका दिल है, नहीं गजा तो रहा नहीं, अब तो ये रीजन, अब तो ये रीजन टर्मोइल आ गया एंड ना उनका उसमें दिल का पीस है। देखिए एक और हम जिस तरह पहले बात, नेतन्याहू ने कहा कि तुम्हें न्यूक्लियर यूज करना चाहिए, न्यूक्लियर टारगेट्स हिट करने चाहिए थे ईरान में। तो क्या नेतन्याहू कर सकता है बाइडेन दौर में? आई होप नॉट जी, आई होप नॉट। देखें हम मैं और आप जिस उम्र के हैं, ने कहा था कि न्यूक्लियर टारगेट्स को हिट करो, जो फैसिलिटीज हैं, तो ये कोई मसला नहीं होगा मुझे। हाँ देखिए ना, मैं और आप जिस उम्र के हैं, हम जो बात कर रहे थे ना कि गुड ओल्ड डेज, शायद कोल्ड वॉर को कहा जाए, गुड ओल्ड डेज में कम से कम एक ये अजम्पशन थी कि यार बहुत अजीब बात काम कर सकते हैं, लेकिन अब न्यूक्लियर नहीं करेंगे। और अब उस स्टेटमेंट जो आपने कही, उससे लगता है कि शायद कोई कर दे। या देखिए ना, अगर न्यूक्लियर की हम बात करते हैं, लेकिन जो गजा में हुआ है वो न्यूक्लियर से कितना कोई कम है।
नहीं, वो एग्जैक्टली जो हिरोशिमा की Right. आप डेथ्स देखें और यहाँ की देखें। आप उसको चाहे तादाद में देखें, चाहे आपने एक तस्वीर देखी होगी, आई विश वो हमने पहले की होती, जिसमें उस एक ब्रेकअप है कि जिनकी हलाकतें हुई हैं, जिनको शहीद किया गया, उनकी उम्र क्या है। बच्चों को इन अ वे टारगेट किया गया है। तो अब वो न्यूक्लियर से हो या वो मिसाइल से हो, मरने वाला तो मरने वाला है ना। सवाल जो है, जो अगर जब हमने पिछली बार गुफ्तगू की और आज के बीच में ये है, जो माइंड बॉगल कर जाती है कि इस पूरे साल में मैंने कोई सीरियस पीस इनिशिएटिव नहीं देखा। एक वक्फा, डॉक्टर साहब, वक्फे का वक्त है, और वक्फे के बाद आपसे ये पूछूंगा कि एक ये जाहिर है कि प्रो इंडियन, मतलब बहुत ज़्यादा इंडिया के करीब ये एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, और उससे पहले शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान, भारत चीन के दरमियान तलखी ख़त्म होती है। अब ये सारी टीम जो है ट्रंप की, वो कहती है कि पै जाओ चीन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, मतलब आप ठेकेदार हो इस इलाके के, तो आपने लड़ना है चाइना से। इंडिया क्या करेगा? एक वक्फा ख़वातीन हज़रात, पहले तो जैक सलिवन और वो सारे चल रहे थे ना, आराम गुडी को, यहाँ तो वो सारे वही हैं। तो अच्छा, अब ट्रंप की इस टीम को इंडिया क्या उसमें चाइना से लड़ेगा या वो रशिया से अपने मामला? एक वक्फा ख़वातीन हज़रात, वक्फे को दोबारा करते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। जी डॉक्टर साहब, इंडिया, अच्छा ये जो हैं, जो प्रो इंडिया है, वो चाइना हॉक्स हैं, चाइना हॉक्स हैं। अब क्या होगा इसमें वी हैव अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू। दो चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो ये कि अगर कामला हैरिस जीत जाती, जो उनको 1.5% से फ़र्क पड़ा ना, तो बड़ी क्लोज इलेक्शन थी डिस्पाइट व्हाट वी से, अगर वो जीत जाती तो आज हम कह रहे होते एक भारत निजात सदन है, राइट। तब भी हम यही कह रहे होते कि जनाब ये बहुत प्रो इंडिया है। अब जो कैबिनेट आएगी, जो इस्टेब्लिशमेंट आएगी, अमेरिका की शक्ल ये है कि उसमें आपको बहुत से इंडियन नजर आएंगे, जिस तरह आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में सीईओज नजर आते। सो माय पॉइंट इज कि आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कोई फर्क है बिटवीन ट्रंप एंड कामला हैरिस, नॉर ये कि अगर इनकी जेडी वैंस, जिनका आपने जिक्र किया, उनकी जो वाइफ है वो भी इंडियन। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन फेसेस, लेकिन आई डू नॉट थिंक कि हमें उसे एग्जैक्टली इक्वेट कर लेना चाहिए कि ये प्रो इंडिया है। इसलिए कामला हैरिस और तुलसी का जो व्यू है इवन ऑन इंडिया इज वेरी डिफरेंट। अच्छा, एक चीज ये। दूसरी चीज जो आपने कहा, नहीं प्रो इंडिया है ना तुलसी, प्रो इंडिया है, लेकिन बट दे आर डिफरेंटली प्रो इंडिया। अच्छा, तुलसी जो है वो तो बड़ी वो रिलीजियसली मोटिवेटेड है, कन्वर्ट है, नहीं इनमें से बिलीव करते। जो जॉन रेडक्लिफ हैं, सीआईए चीफ हैं, यानी सीआईए चीफ का नाम हम कम सुन रहे हैं, तुलसी ज्यादा डिस्कस हो रही है, लेकिन उनका वो एक डोमेन अलग है। उनका एक ट्रम्प किस्म का स्टाइल भी है, वो कभी भजन गाना शुरू कर देती हैं, कभी वो कन्वर्ट हैं। वो हमें डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ऊपर नजर आएंगी सीआईए चीफ के, या सीआईए चीफ, इनमें से आई थिंक नजर तो इसलिए आएंगे ना कि वो सेलिब्रिटी हैं, इन्होंने जो लोगों को जमा किए हैं, वो सारे एक क्राइटेरिया ये समझ लाता है कि यू हैव टू बी पॉपुलर ऑन ट्विटर टू बी ऑन ट्रम्प्स कैबिनेट। लेकिन वो जो मेहमत औज जो हैं टर्किश, उनको मेडिसिन के लिए तो नहीं किया। सो ही हैज कलेक्टेड, वो अपने आप को, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने इस बार सारे सेलिब्रिटीज जमा किए। इलॉन मस्क सेलिब्रिटी, तुलसी सेलिब्रिटी। लोग जो है अपनी कॉम्पिटेंस से ऊपर एक पब्लिक परसोना बना लेते हैं। लेकिन कहने का मकसद, कमिंग टू इंडिया, सो एक ये कि इंडिया का जो पॉलिसी है, आई एम नॉट श्योर दैट चेंजेस एज मच विद द एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर डज चाइना। नहीं, बाइडेन तो इजी नहीं रहा, बाइडेन इंडिया के साथ तो, लेकिन अनईजी भी इतना नहीं रहा। अनईजी, हाँ, जिस तरह कनाडा है वैसा नहीं किया। अच्छा, देखो ना, कनाडा ने, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग थिंग इज कि कनाडा ने कितना स्ट्रॉन्ग, पार्टली बिकॉज जो हरकतें हुई वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, अमेरिका रिलेटिवली उस पर खामोश रहा। अच्छा, इंडिया का अगर कोई सबसे ज्यादा पता है कौन है प्रो इंडिया इफ इन अ वे, ट्रम्प की कैबिनेट में, वो तो ट्रम्प है, राइट। वो तो झपी, दोनों झपी लगाते हैं ना। मोदी क्यों है? हाँ, चाइना के मतलब देखिए, आई डोंट थिंक चाइना की वजह से, आई डोंट थिंक चाइना की वजह से, ये चाइना हॉक्स हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि देखिए ना, एक आदमी चाइना हॉक है, अब वो आदमी एक जगह आ गया और वो इंडिया जा रहा है, तो इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? लेकिन कहने का सिर्फ गुजारिश ये है कि इस वक्त अमेरिका में देयर इज नो वन हु इज नॉट अ चाइना हॉक। अच्छा,
मेरे ख्याल में एक ये भी आई थिंक अलमिया है कि यू नो वो एक इंटरनेशनल रिलेशन में कई बार कहते हैं द ओनली थिंग मोर इम्पोर्टेंट देन ए गुड फ्रेंड इज़ अ बैड एनिमी। और अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि हाँ चाइना को हमने एनिमी बनाना है। सो दोनों पार्टीज में इस्टेब्लिशमेंट में देयर इज नियरली नो डिविजन ऑन चाइना हॉकिशनेस। नाउ असली सवाल जो आपका है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा अच्छा है कि क्या इंडिया जो है, क्या आज का भारत, मोदी हो या कोई और हो, अमेरिका के कहने पे चाइना से पंगा लेगा या नहीं लेगा? आई एम नॉट श्योर कि लेगा। पार्टली आपने भी जिक्र किया चाइना की जो एक है, एक तरह से हाथ बढ़ाया उन्होंने इंडिया की तरफ, लेकिन अगर वो ना भी बढ़ाए, आई थिंक ये देखें ये जो पुरानी एम्पायर्स होती हैं ना, चाइना हो या इंडिया हो या सिविलाइजेशंस होती हो, वो सीख लेती हैं कि अपने मोहल्ले के गुंडे से आप पंगा नहीं लेते। सो इंडिया जो है वो सिर्फ अमेरिका के कहने पे नहीं करेगा। नाउ अगर इंडिया को पुश किया जाता है बाय दीज चाइना हॉक्स और कि जी हम तुम्हारे दोस्त हैं इसलिए अब तुम हमारे लिए करो, अव्वल तो मेरे ख्याल में इंडिया दोस्ती के लिए सिर्फ करेगा नहीं, पुश बैक करेगा। और अगर करेगा, अगर वो अपने आप को मजबूर समझेगा तो इट विल फील अनकंफर्टेबल एंड इट विल हैव टू पे कॉस्ट। लेकिन 1 बिलियन का जब मुल्क है, अब मैं चीन की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप भी 1 बिलियन के, तो उससे पंगा लेने से पहले अमेरिका की एलाई अभी सबसे ज्यादा अगर कोई एलाई बिल्कुल फारिग हो गया है तो वो तो यूक्रेन हुआ है। देखिए ना ज़ेलेंस्की जो है, यूक्रेन का हाल अच्छा जो यूक्रेन, लेकिन बट इंडिया जॉर्जिया पलट गया, वो उधर वो टर्मोइल खड़ा है, लेकिन यूक्रेन के सिलसिले में नेटो एक्सपेंशन पे क्या होगा, देखिए ना भारत ने रशिया से अपना तेल लेना बंद तो नहीं किया ना, नहीं, राइट? सो व्हाई वुड वी एक्सपेक्ट कि इस बार वो कहेंगे अच्छा तुम लड़ पड़ो, और वो लड़ पड़ेंगे? आई एम नॉट कन्विंस्ड कि वो करेंगे, और अगर करेंगे तो दे विल डू इट रिलक्टेंटली और उन पे बहुत प्रेशर डालना होगा बाय द यूएस। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि इन सारे चाइना हॉक्स में कहीं इलॉन मस्क भी तो है, जो कि चाइना का चक्कर लगा के और टेस्ला गाड़ियां और वो देखे ना, इलॉन मस्क की सबसे बड़ी मार्केट चाइना। इलॉन मस्क वैसे एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, राइट? आजकल जो अमेरिका में गुफ्तगू हो रही है कि ही इज एक्चुअली द शैडो प्रेसिडेंट, तो एक शख्स जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन नहीं सकता बिकॉज ही इज नॉट अ बॉर्न अमेरिकन, बेसिकली उसने खरीद लिया, ये प्लूटोक्रेसी है, राइट? इन अ वे जो शिफ्ट हुआ है वो ये कि ये जो एक अल्ट्रा अमीर, ऐसे अमीर जो हम सोच भी नहीं सकते उतने सिफरों वाले, ट्रंप हैज ब्रॉट देम एंड दे हैव बॉट ट्रंप, जो भी है, एक नया पावर स्ट्रक्चर एक खड़ा कर दिया। सो हाउ विल दे रिएक्ट, हाउ विल ये जो इसके नए सिलिकॉन वैली वाले दोस्त हैं, इनके लिए तो चाइना मार्केट है ना 1 बिलियन आदमी की। अच्छा, मैं यहाँ से जरा थोड़ा सा सियासत से हट के, जो हमारी जेन जी है इस वक्त, जेन जी कह लें, अब तो पोस्ट जेन जी भी, हाँ, वो ABCD चलती रहती है, बिल्कुल। हाँ। जो नौजवान हमारे बिल्कुल 20s में या टीनेजर्स हैं, अब उनके हीरोज कौन है इस वक्त? देखें ना, आपके हमारे हीरोज होते थे जनाब, कोई रॉजर मोर को हम देख रहे हैं, क्लिंट ईस्टवुड को देख रहे हैं, कोई मतलब वहाँ से जनाब कोई टार्जन की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, या कोई अपने हीरोज को देख रहे हैं मुल्क में, क्रिकेट में हो, फिल्म में हो, बाकी शायर हो, या इंडिया में। कौन है? अब जो आज का बच्चा है उसका हीरो है एक ऐसा बंदा जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है और वो टेक में चला गया, उसने कुछ करा के वो बिलियनर बनाए, और अचानक मतलब उसको कोई बॉक्सर, कोई उसका कोई बड़ा कोई फुटबॉलर, कोई जनाब बड़ा जो है वो ऐसा उसका हीरो नहीं है। जो हम टर्मोइल और हिजान की बात कर रहे हैं दुनिया में, उसका मेरे ख्याल में एक हमेशा, ये हम अगेन वी कैन गो बैक टू 1913 1917 व्हाटएवर, एक उसका एलिमेंट ये होता है कि फिर हीरो जो हैं वो भी डिवाइडेड हो जाते हैं। अगेन अगर हम 1 मिनट के लिए अमेरिकन इलेक्शन आज के बच्चे का हीरो कौन होगा? नहीं, मैं उसी सुपरमैन बच्चों मदद करता है गरीबों की। इस बार जो हीरो समझे जाते थे ना, कि मैं अमेरिकन इलेक्शन को अगर यूज करूं, जो समझे जाते थे कि हर एक का हीरो होगा, वो ठुस हो गए। खबर बनी कि कामला हैरिस की कैंपेन के लिए टेलर स्विफ्ट गाएंगे। टेलर स्विफ्ट सपोजिडली जो है द मोस्ट पॉपुलर सिंगर नौजवानों में। शी डिडंट डिलीवर द वोट फॉर her. Lady Gaga didn't deliver for Kamala Harris, लेकिन Elon Musk and Joe Rogan। लेकिन Elon Musk सिर्फ इसलिए नहीं कि अमीर है, he is an influencer। उसने जो ट्विटर पे किया है, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि जो हीरो जो हैं वो देखें, वो चेंज हो गए ना, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, वो ऐसे हैं जो अचानक
गए किसी जगह, उन्होंने डिग्रीज नहीं ली हुई, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी नहीं है ज्यादा उसमें, तो वो अचानक बिलियनर बने और वो दुनिया के आज के बच्चों की क्या वो हीरोज नहीं है? इन कुछ के हैं, कुछ के नहीं है। आई मीन इलॉन मस्क को मैं अपनी जगह यूनिवर्सिटी में देखूं तो कुछ के लिए वो हीरो है, कुछ के लिए वो बिल्कुल विलन है। सो अगेन वो एक डिवाइडेड सोसाइटी है ना, एक ब्रोकन सोसाइटी है। लेकिन इलॉन मस्क से जस्ट टू बी फेयर कि इलॉन मस्क, आई थिंक मैंने कई अरसे से इलेक्शन से पहले कह रहा था कि अगर इनको कोई इलेक्शन जिताएगा तो इलॉन मस्क जिताएगा, एंड आई डू थिंक दैट हैपेंड। उसकी जो स्पीच थी ट्रंप की, उसने किसको थैंक किया? दो लोगों को, कईयों को किया, उसमें दो इंपॉर्टेंट, वन वॉज इलॉन मस्क, एक वॉज जो रोगन। जो रोगन जो एक पॉडकास्ट करते हैं, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी आर लिविंग इन दैट सेंस इन द एज ऑफ इन्फ्लुएंस, कि सेलिब्रिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंसर जो थे, जो तुम्हें बताते हैं, आपको बताते हैं कि जनाब यू शुड थिंक दिस वे, राइट? जो सेलिब्रिटीज थी वो तकरीबन ठुस हो गई, लेडी गागा ठुस हो गई, टेलर स्विफ्ट ठुस हो गई इन दैट सेंस। कई मुल्कों से ज्यादा पैसा है उनके पास, कई मुल्कों से, बहुत से मुल्कों से ज्यादा। एंड अगेन टू बी फेयर, देखें एक चीज ये भी हुई, आपको याद है वो जो रॉकेट वापस आया, जो वो देखे ना, आई थिंक दैट वाज एन आइकॉनिक मोमेंट, नॉट ओनली फॉर आपको इलॉन मस्क अच्छा लगे या ना लगे, नहीं, वो कमाल था, लेकिन दैट एलिमेंट जस्ट साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, ट्रम्प की गोली, वो जो फायर हुआ है उस पे, ट्रम्प की गोली, और ट्रम्प खड़ा रहा है अपनी जगह, और उसके बाद देखे ना, तो द वर्ल्ड लव्स अ विनर, इलॉन मस्क इज अ विनर। और इसलिए जो है वो जो हम जो चाइना भारत वाली बात कर रहे थे, अगर यही लोग इसके इर्द गिर्द रहे, तो अगर हम इनकी पॉलिसीज देखें तो ये खुद इतने डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट डायरेक्शंस में है कि आई डोंट थिंक कि वो जो पुराना सिस्टम था कि ये गवर्नमेंट इसकी है और ये इसकी है, इवन द चाइना थिंग माइट चेंज। बिकॉज आप जाहिर है इस वक्त एक क्लाइमेट पे बड़े अदारे के को आप हेड कर रहे हैं, क्लाइमेट तो फारिग हो गई, क्लाइमेट पे दिमाग ज़हन किसका? और उसके साथ ही दूसरी बात, मतलब आप कहीं जाते हैं और कहते हैं कि अपने क्लाइमेट कितना बड़ा, एक बात हो रही थी न्यूक्लियर कुछ भी नहीं है, ये उससे ज़्यादा खौफनाक ये बात होती थी। आप कहीं क्लाइमेट पे आप बात करें या स्मॉग है, ये है, वो है, हर जगह दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है। और दूसरा इसका ज़िमनी कि आप ही की तरह का दूसरा अदारा, बड़ा अदारा या अक़वाम मुत्तहिदा, वो भी मुकम्मल फारिग हो गया है। वो जनाब करारदादें पेश हो रही हैं, वीटो हो रही हैं, मतलब वो इधर चीख रहा है, उधर चीख रहा है, निकालो ये इमदादी टीम भी फारिग हो गई उधर गजा में। जिन्हें आपने दो बहुत बड़े सवाल कर दिए मुझे, ये मैं अलग अलग जवाब देना चाहूंगा। पहले कौन सा दूं, क्लाइमेट या यूएन? कोई भी दे दें, मतलब आपने देखिए यूएन का तो आई डू थिंक कि यूएन के लिए दिस इज द वर्स्ट ऑफ द यूएन, दिस इज द बेस्ट। वो जो चार्ल्स डिकेंस की लाइन है, दिस वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, दिस वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। इन अ वे आज अगर दुनिया में मेजर लीडर्स में कोई हीरो तो नहीं, लेकिन मुझे कोई ऐसा नजर आता है जिससे मैं हाथ मिलाने को तैयार हूँ, तो वो एंटोनियो गुटेरेस जो सेक्रेटरी जनरल है। इसलिए नहीं कि उन्होंने यूएन को बड़ा कोई फाल बना दिया। यूएन को ना फाल बनाना, फाल के ऑपोजिट ना फाल होता है, ना फाल बनाने का सेरा यूएन को नहीं जाता, मुल्कों को जाता है। द ओनली पर्सन जो गजा पे अगर वो वीटो करते भी जा रहे हैं, वो फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल में ला रहे हैं, ही एज अ मॉरल कंपस टू द वर्ल्ड। उनकी आवाज सुन कोई नहीं रहा, हम भी नहीं सुन रहे, लेकिन आई डू थिंक इन दैट सेंस अगर कभी दुनिया को यूएन की जरूरत थी तो वो आज है। इन अ वे अगर हम पीछे जाए ना, तो एक मेरे जो फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट यूएन के सरबराह हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, दैट वाज डैग हैमरशोल्ड। और डैग हैमरशोल्ड आपको याद होगा कि फिर एक मिस्टीरियस जहाज के क्रैश में मारे गए, और कॉन्गो के ऊपर पता नहीं चला आज तक। हाँ, अभी तक पता नहीं चला, बट ख्याल ये था कि किसी एक सुपर पावर ने, और क्योंकि उन्होंने दोनों सुपर पावर्स को नाराज कर दिया था, इन अ वे एंटोनियो गुटेरेस ने वही किया। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए कर्ट वॉल्डहाइम, टू मी द वर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल, जिनके साथ दोनों सुपर पावर्स बड़ी खुश थी वो सबको खुश रखना जानते थे। इन अ वे मेरे ख्याल में एक साल तकरीबन 26 में जब इनका टर्म खत्म होगा, एक साल से ज़्यादा, तो वी माइट हैव द सेम थिंग। तो यूएन जो है, आई थिंक यू आर राइट, लेकिन अगर आप देखें ना, गजा में इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर कोई मेडिसिन पहुंचा रहा है, तो आज आई थिंक आज का जो हीरो है तो वो ट्रक ड्राइवर है जो पानी किसी तरह पहुंचा देता है। एंड सो इन सम वेज यस द यूएन हैज फेल्ड, बट इट इज ऑल्सो इट्स बेस्ट मोमेंट। आपके क्लाइमेट का क्या बनना? नहीं, आप क्लाइमेट, यू आर राइट। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कहीं बड़े फोरम्स पे जाते हैं, आप बात करते हैं, आपकी मुलाकातें इन दिनों होती है क्लाइमेट के हवाले से? मैं अभी बिल्कुल
कुछ दिन पहले वापस आया बाकू से, अच्छा, जहां क्लाइमेट COP 29 हो रही थी, जिसमें फाइनेंस बिल पे फटा पड़ा, फाइनेंस बिल पे फटा पड़ा। वहां सदूर भी आए, पाकिस्तान के वजीर आजम भी गए, ब्रिटेन के भी गए। बात सबने की, एक हाफ हार्टेडली कुछ लगता था कि हाँ ठीक है हो रही है, आई होप वो करेंगे। लेकिन मैं क्लाइमेट के बारे में जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, अगर हम बात नहीं भी करेंगे ना क्लाइमेट की, क्लाइमेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बात ना करने से, या शहबाज शरीफ के बात ना करने से, या स्टेमर के बात ना करने से, या ट्रंप की बात ना करने से क्लाइमेट चेंज रुक जाएगी, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग आपकी मुलाकातें हुई वहां, जाहिर है, विद द नंबर ऑफ दैट, तो कोई किसी का ज़हन लगा क्लाइमेट की तरफ इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के? आई थिंक कहते हैं, आई थिंक, लेकिन अगेन वो जो मलेस, वो जो हिजान है, वो इन सारी चीज़ों पे हावी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करते। देखें आप, वो जब वहाँ तस्वीर देखते हैं, जो अभी भी इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए ये एग्जिस्टेंशियल है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो स्मॉग देखिए यहाँ पे। मैं स्मॉग के बारे में बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, क्लाइमेट के बारे में, ये क्लाइमेट रुकेगी नहीं, हमारे इग्नोर करने से क्लाइमेट रुक नहीं जाती। आपने अगर पिछला साल देखना है, आप 14 कंसेक्टिव महीने गुजार चुके हैं ओवर 1.5 डिग्री चेंज। आप उस पर प्रोग्राम करें या ना करें, उससे फर्क ना पड़ा, राइट? इसका मतलब ये है कि वो जो क्लाइमेट चेंज हम कहते हैं ना, आ रही थी, वो आ गई है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें फायर्स, आप पिछली जो गर्मी गुजरी है इन यूरोप, उसमें जो राइट, हम अपने सैलाब के बारे में कहते हैं सुपर फ्लड। एक चीज अब हम ये देखते हैं कि हम जब कहते हैं तो वो दूसरे मुल्क कहते हैं हाँ यार हमारे यहाँ भी अभी आया, अफ्रीका में फ्लड्स, लैटिन अमेरिका में फ्लड्स। सो इन अ वे क्लाइमेट इज नॉट वेटिंग कि हमारा इंटरेस्ट कब पैदा होगा। और आप स्मॉग देख लें, स्मॉग सिर्फ क्लाइमेट की बात नहीं है, लेकिन मैं स्मॉग पे बात जरूर करना चाहता था कि आई डू थिंक कि इस सारी कैफियत में वी शुड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, लेकिन जिन मसाइल का हम हल कर सकते हैं यार, वो तो कर लेना। मैं आपको स्मॉग की अगर एक कहानी सुनाऊं, बड़ी पाकिस्तानी किस्म की। 2003 में एक केस आता है लाहौर हाई कोर्ट में। केस है मंसूर अली शाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। एक वकील है मंसूर अली शाह। अच्छा, ये भी अच्छा, अच्छा। ही सेज के जी हम मेरी फंडामेंटल राइट को आप खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि ये पोल्यूशन हो रही है। एक कमीशन बनता है, परवेज हसन उसके हेड बनते हैं। वो कमीशन 2007 में अपनी रिपोर्ट देता है। लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब को कहती है जनाब इनकी जो फहरिस्त है इसको आप इम्प्लीमेंट करिए। ये स्मॉग की बात है, वहाँ 2024 में बैठे हैं। 2017 एक और केस आता है लाहौर हाई कोर्ट में, वलीद इकबाल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, केस क्या आता है कि जनाब ये जो स्मॉग है ये मेरी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, इसका कुछ किया जाए। उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कौन है? मंसूर अली शाह। अच्छा, वो कहते हैं जनाब कमीशन बनाओ और करो इसको। फिर कमीशन बनता है, परवेज हसन उसके हेड होते हैं। वो अपनी देता है यार ये चीजें करो, और जो चीजें सेंसिबल है मैं आपको आज बता सकता हूँ, आपके हर प्रोग्राम में आज फिर वही चीजें कह रहा है कि जनाब वो जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसका कुछ करो, तेल का कुछ करो, के बेहतर क्वालिटी जो रिफाइनरी में जो स्टबल की फायर्स हैं उसका करें आप। वी नो द आंसर्स, राइट? बहुत सारे शहरों में ये हम पहले तो नहीं है ना, लॉस एंजलिस में कभी होती थी, बीजिंग में होती थी, साफ हो जाती है, यू कैन डू थिंग्स। उसका फिर फैसला होता है, वही आता है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि अनलेस यू डू समथिंग, अब जब हम बात करते हैं हर एक कहता है हाँ जी लॉन्ग टर्म है इसलिए कुछ नहीं हो सकता। 2003 में कर लेते तो लॉन्ग टर्म हो जाता ना, 2017 में कर लेते तो लॉन्ग टर्म हो जाता। अच्छा, क्लाइमेट साथ साथ चल रहा है, क्लाइमेट साथ साथ चल रहा है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्लाइमेट नहीं रुकता आपके लिए कि आपने प्रोग्राम किया या नहीं किया। अच्छा, वो साथ साथ चल रहा है, और मतलब है कि अननोन ऑफ द अननोन वो जो। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि हम भूल गए हैं शायद एक, ये कौन सा बर आज़म था? अफ्रीका। अफ्रीका है क्लाइमेट की अफ्रीका इस पूरे फड्डे में, जहाँ कू बेल्ट और जहाँ सूडान और जहाँ पर जबूती और सोमाली लैंड और ख़ास तौर पे ये जो हुतीज़ का अब जो कुछ हुआ है, जो किसी को नहीं पता कि क्या हुतीज़ क्या करेंगे फिर आगे जाके, और पूरा ये शिपिंग लेन्स उनके निशाने पे हैं। इसका जवाब तकरीबन वो क्लाइमेट वाला है कि जब नहीं तो अच्छा, अफ्रीका लिंक हो गया मिडिल ईस्ट के साथ। देखिए ना, अफ्रीका जो है बट वो कभी डीलिंक हुआ भी तो नहीं था, हुआ भी नहीं था ना यूरोप हुआ। नहीं, ठीक है, नहीं अब तो हो गया ना, स्विस के तो इजिप्ट।
अब मुझे बताए अफ्रीका में क्या है, खामोशी है या कुछ पक रहा है? देखिए ये बिल्कुल वो क्लाइमेट वाली बात है। अगर हम किसी चीज़ की बात नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रही। इसकी सिर्फ ये बात है कि हम जो हैं, हम अपने मुल्क में देख लें ना, हम गुर्बत की बात नहीं करते इसका, क्योंकि हम सियासत में इतने मसरूफ हैं। राइट, हम स्टेबिलिटी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि गुर्बत नहीं है। सिक्योरिटी क्राइसिस कितना। सो इन अ वे अलमिया ही ये है ना, अलमिया ही ये है कि हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन बहरानों में, सियासत में, कि जो दूसरे मसले जिनका आप हल कर सकते हैं और जिनको हल करने से सूरत हाल बेहतर हो सकती है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट जाते हैं। क्लाइमेट इज वन, बट अफ्रीका अगर आप देखें ऐसा तो नहीं, जंग हो रही है वहां, सूडान जंगें हो रही हैं, आपकी एक पूरी कू की एक बेल्ट है, जैसे आपने कहा, जो सूडान में, मैंने भी यूनाइटेड नेशंस की बात की, मैं उनके साथ बहुत काम करता हूँ। एंड अगेन आई थिंक कि यूनाइटेड नेशन का जो फील्ड स्टाफ है, जो स्पेशली ह्यूमैनिटेरियन स्टाफ है, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है। क्योंकि सूडान ले लें, अगर उसके बारे में कोई सोच रहा है, अगर कोई इमदाद पहुंचा रहा है, तो वो वही वाले यूएन वाले हैं। सो अफ्रीका इज नॉट इग्नोरिंग दिस। ग्लोबल साउथ अफ्रीका में एक और चीज भी हो रही है। अफ्रीका जो है ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़े कॉन्टिनेंट है और रहा है इन नंबर ऑफ कंट्रीज, 54 कंट्रीज हैं, 54, राइट। लेकिन इट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्टिनेंट इन पॉपुलेशन। हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन बात करते हैं। अच्छा, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये फलक्रम जो है ये रुक नहीं रहा इन चीजों की वजह से। मैं आपसे यानी इसमें सारा जो बर्डन है, यानी पहले जो है वो एक टर्मोइल मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में खड़ा हुआ, जो कि दाइश और ये और जंगें शुरू हुई सारी, और वो पूरा यूरोप पे बर्डन पड़ा, सीरिया से लोग जा रहे थे। अब यूक्रेन का बर्डन सारा, ये मशरिक़ वस्ता का सारा मजीद जो खूनरेजी हो रही है उसका बर्डन सारा यूरोप पे, और प्लस अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है उसका भी बर्डन वहाँ पे, कि भाई वो तो उनकी कॉलोनीज थी, तो नेशनलिटी जो रूल्स बने हुए हैं। तो एक तो बात ही हो गई। अच्छा, लेकिन मैं साथ ही इसको जरा और सूरत हाल को आपके सामने गंभीर करके फिर सवाल फेंकता हूँ। यार पहले इतनी गंभीर है, आप और गंभीर कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका, एक मिनट, लैटिन अमेरिका वो कह रहे हैं सबको निकालूंगा, इमिग्रेंट्स की भी लिस्टें बन रही हैं ना, लिस्टें तैयार हो रही हैं, वो सबको निकालेंगे। तो चाइना है वहाँ पे, मनरो डॉक्ट्रिन खत्म हो गया, जो मैं बिल्कुल आपने सही। अब आप बताएं। हाँ, मनरो डॉक्ट्रिन अब क्या है, कितनी वक़्त रहेगी, आई डोंट नो। मे बी ट्रम्प विल ट्राई टू री एम्फसाइज इट, लेकिन अभी जो आपकी G20 की मीटिंग हुई, उसमें अगर आप रिसेप्शन देखें चीनियों का, तो दुनिया जो है वो, अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठी है। लैटिन अमेरिका, यू आर एग्जैक्टली राइट, अफ्रीका, यू आर एग्जैक्टली राइट। इस वक्त इन अ वे यूरोप को भी हम प्रॉपरली जो है, हमसे मुराद दुनिया इंक्लूडिंग द US, आई डू नॉट थिंक उसके जो कर्ब है उसको पूरी तरह समझ रहा है। अगर माइग्रेशन, अगर इमिग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका का मसला है, तो यूरोप का जो इमिग्रेंट का मसला है, वहाँ इमिग्रेशन की आप बात छोड़ें तो इमीडिएटली फायर उठती है, क्योंकि उनकी जो इमिग्रेशन का इशू है वो इंटरनेशनल इमिग्रेशन, चाहे वो अफ्रीका से हो, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप से हो, चाहे वो एशिया से हो। इस वक्त यूरोप में जो सवाल है कि यार नेटो का क्या होगा, तो बंदा फिर आ गया, राइट। सो बट अफ्रीका इज, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, जो ग्लोबल चेस बोर्ड है ना, जब आप चेस खेलते हैं, जो मेरे जैसा माठा खिलाड़ी होता है, वो एक जगह पे अटक जाता है एंड वो भूल जाता है कि चेस बोर्ड पे और भी जगह है। आई डू थिंक इन द ग्लोबल चेस बोर्ड, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, दे आर मे बी इवन मोर इम्पोर्टेंट। लाखों लोग अगर निकाले जाते हैं, या तो ये कोशिश करेंगे कनाडा जाने की, तो कनाडा में शायद सिक्योरिटी अलर्ट हो रही है और वो सारा, ये अभी से कोशिश कर रहे होंगे, या ये है कि अगर ये वापस लैटिन अमेरिका में जाते हैं, आपने देखा ब्राज़ील में प्रीमियर शी जिनपिंग और G20 में शी जिनपिंग के साथ लोग, बाइडेन तस्वीर नहीं उतरवा सके, वो आपको पता ही होगा, देर हो गई तो लोगों ने तस्वीर उतरवा ली वहाँ। अगर ये नहीं भी निकाले जाते, ये भी अभी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी बढ़ी है, लेट्स सपोज नहीं निकाले जाते, तो जो डैमेज हो चुका है लैटिन अमेरिकन रिलेशंस पे ट्रस्ट का, लेकिन अगर अमेरिका समझता था कि ये हमारा बैकयार्ड है मनरो डॉक्ट्रिन, तो लैटिन अमेरिका भी ये समझता था कि यार ये हमारा ख्याल रखेंगे। आपने इस इलेक्शन में जिस किस्म की गुफ्तगू सुनी है, जिस तरह हम जब ये सिर्फ एक क्यूबा था या एक आध कोई और मुल्क था जो उसको, हाँ, बट अदरवाइज एक तरह था कि अच्छा हमारा माई बाप है, दैट हैज बीन ब्रोकन। सो मनरो सिर्फ अमेरिका की वजह से मशकूक नहीं है, ये जो ग्लोबल साउथ में जो चेंज हो रही है। देखिए, मैं अगर ये जो लैटिन अमेरिका के हवाले से, एक उनकी वो जो था वन ऑफ हिज मेजर सपोर्टर्स, जिन्होंने कहा कि ये जो पोर्टो रिको है जो अमेरिका का हिस्सा है, ये तो गार्बेज है,
राइट, उसका असर लोग भूलेंगे तो नहीं ना। जिस तरह गजा में वी विल नॉट, जो मर्जी आप जुल्म कर लें, पीपल विल नॉट अनसी व्हाट दे हैव सीन। जो आप देख चुके हैं वो अनदेखा नहीं हो जाएगा, इसी तरह जो सुन चुके हैं वो अनसुना नहीं हो दुनिया जाएगा। में इसका सबसे खुश लीडर कौन सा है? किस मुल्क का लीडर सकून.com में देख रहा है ये सारे इश्यूज को? नेतन्याहू। व्हाट अबाउट शी जिनपिंग? शी जिनपिंग आई थिंक, हाँ, तमाशा बदल के फकीरों का हम बेस गालिब तमाशा है, लेकिन खुश जो है, जो भंगड़ा डाल रहा है, वो नेतन्याहू है। नेतन्याहू देखे ना, उसका कैंडिडेट जीत गया। लेकिन और वो बाइडेन के बाद जो लेकिन आगे मतलब है कि उसके लिए भी कोई मतलब वो भी हाँ ही माइट, उसके लिए मसला शायद आ सकता है। चाइना, हाँ, कैसे क्या है? आई डोंट थिंक चाइना इज हैप्पी, बट आई डू थिंक चाइना इज स्मार्ट। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जिसके पास 5000 साल की सिविलाइजेशन हो उससे पंगा ना लें। और चीन जो है वो हमेशा उसका सेंस ऑफ टाइम बड़ा फर्क है। आई थिंक ये ईस्ट एशिया में खास तौर पे चीन का जो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है ना, चाहे वो लैटिन अमेरिका, देखे ना चीन, आपने लैटिन अमेरिका की बात की, सबसे बड़ा प्लेयर अब कौन है? चीन है। अफ्रीका में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? हम अपनी बेल्ट रोड की बात करते हैं, अफ्रीका में तो उससे कहीं ज्यादा है जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है। सो इन अ वे चाइना, हमने पहले भी ये बात की, देखे ना, अगर दुनिया में कुछ पावर्स हैं मेजर, उसे रूस कह लें, उसे आप यूरोप कह लें, EU कह लें, आपसे अमेरिका कह लें, और वो टर्मोइल में, और एक राइजिंग पावर है चाइना। इस राइजिंग पावर का इंटरेस्ट ये है कि यार अभी पंगा ना लो, इन्हें लड़ने दो। मुझे अब मैं देखिए ना, मैं आपको इससे पूछता हूँ, यूनाइटेड नेशंस आपने कहा बड़ा जबरदस्त है, बड़ा अच्छा, कोई एक चीज सुने, एक चीज पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। G20 में क्या लिखना है क्या नहीं, सुने, क्या ये पॉसिबल है कि ब्रिक्स का इजलास हो और उसके ऊपर एक ब्रिक्स की तरफ से बात जाए? देखिए ना, ब्रिक्स जो है या ब्रिक्स प्लस हो गया, या जो भी आगे मुल्क सारे खड़े हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जाए। और अब तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और ये बातें स्ट्रेटेजिक लफ्ज आ रहा है बाकायदा, और ईरान, रशिया, ये तो सारे मुल्क उसमें उस तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया यूरोप के दरवाजे पे खड़ा है। देखिए ना, बात ये सारी कि मेरा ये कहना है कि यानी ये एक ब्लॉक की सूरत उठ रहा है। बिल्कुल, ये तो एक तो ये, मैं मुझे इजाजत दें, जो आपके जो है ना, जो साथी जो ये तस्वीरें लगाते हैं हमारी दो तस्वीरों के बीच में, ये बड़ा जबरदस्त काम, ये लाइव, ये पता नहीं कैसे करते हैं कि बात हमने खत्म नहीं की और वो आ गए। सो हैट्स ऑफ टू योर टीम। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन जब टर्मोइल आता है तो सिर्फ ममालिक नहीं चेंज होते, इदारे चेंज होते हैं। जो हम मुल्कों में टर्मोइल देख रहे हैं कि एक अनसर्टेनिटी है कि कौन सा चौधरी छाएगा, वो इदारों में भी देख रहे हैं ना। जो गुड ओल्ड डेज थे ना, कोल्ड वॉर वाले, उसमें हमें पता थे कौन से इदारे हैं। एक वर्ल्ड बैंक है, एक UN है, एक G7 है, तब G7 होता था, डॉलर है, राइट, एक डॉलर, एक करेंसी है। अच्छा, अब इन सारों में एक तगय्युर हो जाता है। तगय्युर का मतलब ये नहीं होता कि एक खत्म हो जाता है, एक नया एक आ जाता है। तगय्युर का ये है कि अपस्टार्ट्स आ जाते हैं, ब्रिक्स आ जाते हैं। पहले ब्रिक्स कहते हैं जी अच्छा हम ये 5 हैं, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, 4 है। फिर वो कहते हैं, टर्की कहता है यार मेनू ही ले लो, राइट, थाईलैंड कहता है मेनू, राइट, क्योंकि दूसरे मुल्क देख रहे हैं कि यार ये एक नई इजिप्ट चीज आ रही। इजिप्ट कहां से आ गया उठ के? चाइना फिर खामोशी से कहता है मैं जरा AII भी बना लूं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, हमारा IMF है, मैं उसको नहीं तंग कर रहा, मैं उधर भी मेंबर रहूंगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब ट्रांजिशन आती है, अगेन द होल पॉइंट हमारी गुफ्तगू का, मेरी गुफ्तगू का कम से कम ये है कि हम एक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, और मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन में का डेफिनेशन ही ये है कि यू डू नॉट नो हाउ इट विल एंड। 2 ब्लॉक्स हैं या क्लैरिटी नहीं है अभी? 2 ब्लॉक्स तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आई डू नॉट नो कितने ब्लॉक हैं। आपने जो इंडिया वाला सवाल पूछा, मैंने एक बार शायद पहले भी कहा था, आपके सुनने वालों को पसंद नहीं आया था, मैं फिर कह देता हूँ माजरत के साथ। अगर किसी वजह से US चाइना मेजर वॉर हो जाती है, हु विल इंडिया बी विद? मेरा जवाब ये है, आई डू नॉट नो। और उसका रीजन ये नहीं है, इंडिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो रूस किसके साथ था? जर्मनी के साथ। जब खत्म हुई थी तो किसके साथ था? अमेरिका के साथ। जिस दिन खत्म हुई थी तो किसके अगेंस्ट था? अमेरिका के अगेंस्ट। जब मोमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन होते हैं तो दोस्तियां पक्की नहीं होती। दोस्तियां तो वैसे भी पक्की नहीं होती। मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन का जो मैं कह रहा हूं मतलब ही अनसर्टेनिटी है, और उसमें जो पोकर प्लेयर जीतता है वो ये है कि जिसके पत्तों का किसी को कभी ना पता हो। अच्छा, तो अभी क्लैरिटी नहीं है? होगी भी नहीं। अच्छा, होगी भी, क्योंकि देखिए ना, हर मुल्क, जैसे टर्की है,
अब टर्की नेटो में है, लेकिन टर्की ईयू में नहीं है, और टर्की का अपनी एक लोकेशन, अपनी पॉलिसी, तैयब एर्दोगान, पूरा यूक्रेन और रशिया। अच्छा, अब सवाल वही पैदा हो, अच्छा यानी आप अभी क्लैरिटी नहीं है। देखिए ना, जब पावर बैलेंस होता है तो मुझे पता है कि कौन किसकी पावर कितनी है और मैं फैसला कर लेता हूँ मैं किस साइड पे हूँ। जब पावर टर्मोइल होता है, ये है ना, बजाय इसके अब वो मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला हाथ किस वक्त खत्म डॉक्टर होगा। साहब, वो आपसे साल के आगाज में, और जैसे वो इकोनॉमिस्ट का आता है ना, वो ये टाइम का पूरा साल का, और उससे तो आपसे साल के तकरीबन इख्तिताम अभी है, महीना सवा महीना, देखें इसमें क्या होता है। लेकिन हमारा शायद ये ख्याल था कि इलेक्शन होगा, 100 इलेक्शंस होंगे, जंगें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन साल का जो इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं तो लगता है कि मजीद मतलब भड़क रहे हैं, अलाव भड़क रहे हैं, मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वही- थ्रेट, आगे पीछे मिसाइल फायर हो रहे हैं। आई थिंक इस साल का यानी दो मुल्क जो एक ही, यानी नॉर्थ कोरिया और रशिया में, दोनों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो जहाँ मुझे याद पड़ता है पिछली बार जहाँ हमने ख़त्म किया था वही है, साल का इख्तिताम जो है, कैलेंडर ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो साल की कहानी है वो कोई ख़त्म नहीं हुई। बल्कि कोई कहानी किसी इलेक्शन की वजह से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। जो मैं अमेरिका का कह रहा था, अमेरिका आज उतना ही डिवाइडेड है जितना इलेक्शन से एक दिन पहले था। आपको यूरोप आज उससे ज्यादा आपको ऐसा टर्मोइल में। लगता है कि इलेक्शंस के बाद तमाम दुनिया ही मजीद, यानी अब देखें ना, जर्मनी का इलेक्शन जो हुआ, या फ्रांस का हुआ, या बाकी जगहों पे हुआ, तो वो जो श्रीलंका वगैरह में हम कह सकते हैं, हसीना वाजिद को सोच सकता था हसीना वाजिद गायब हो जाएगी। हमने देखिए, कोई जो मेजर इलेक्शंस हुए हैं, जो 100 इलेक्शन की हम बात कर रहे थे, तकरीबन मुझे कोई इस वक्त एकदम इमीडिएट नजर आता जिसका कोई नतीजा निकला। नतीजे से मतलब ये है कि इलेक्शन से पहले एक अनस्टेबिलिटी थी, बाद में आ गई। फ्रांस के इलेक्शन के बाद क्या निकला? अजीब किस्म की एक गवर्नमेंट जो हमें नहीं पता किस करवट बैठ रही है। जर्मनी में क्या निकला, नेदरलैंड में क्या निकला, जॉर्जिया भी हुई, क्या निकला, भारत हुई। इवन जो सबसे क्योंकि इतनी डोमिनेंट एक गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई, लेकिन एक आपने जो दिया, जो वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस जो हसीना वाजिद का था, जहां लगता था कि यार अच्छा मुल्क भी तरक्की कर रहा है, उनका कंट्रोल भी बड़ा अथॉरिटेरियन है, जब वो गिरा। लेकिन ये नहीं हुआ कि गिरने की वजह से अब एक नया सिस्टम हमें साफ नजर आ गया। अभी हमें जो उनके फ्रेंड ऑफ माइंड, आपकी तस्वीर गेन आई हुई है, डॉक्टर यूनुस, वंडरफुल पर्सन, कई सालों से मुझे शर्फ हासिल है कि आई लाइक हिम, लेकिन उनका तो टाइटल भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमें, जो मैं पहले कह रहा था ना कि डेमोक्रेसी का जो एपरेटस है, उस पर सवाल ये है कि अब ये इलेक्शन जो है वो हमें देता था ना 4 साल की स्टेबिलिटी, ऐसा इलेक्शन हो गया 4 साल में पता है क्या होगा। इनमें से किसी इलेक्शन ने हमें ये नहीं कहा कि इस मुल्क में अगले 4 साल में क्या होगा। 4 साल में क्या होगा। अच्छा, आखिर हमारे इंक्लूडेड, पाकिस्तान समेत, आखिर में मैं अगर आपसे कहूँ कि डॉक्टर साहब जिंदगी रही तो आपसे इंशाल्लाह जब अगली मुलाकात होगी, कोई एक आपको झगड़ा ख़त्म होता नज़र आ रहा है उस वक्त तक, कोई एक फसाद बड़ा, अगर हम मशरिक़ वस्ता को लें, या हम यूरोप को लें, या हम अमेरिका की पॉलिसीज़ को लें, या मज़ीद मैं आपसे कहूँ कि जी आप इकोनॉमिस्ट 2025 आपने पब्लिश करना है, और ज़रा ये बताएं कि जी उसमें आपने क्या, अगला साल कैसा होगा, ये मैं कैसा आपसे होगा का तो जवाब ये है कि अच्छा नहीं होगा, वैसा ही होगा जैसा ये था। जो इस्तराब था, मेरे ख्याल में अगला साल जब आप बात करेंगे तो जो अल्फाज यूज़ करेंगे वो होगा तनाव, कशीदगी, टर्मोइल, बेचैनी, हिजान, बहरान, जो लफ्ज़ आपने आज के शुरू में किया। मैं ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, पिंक किस्म की स्वेटरें पहनता हूँ, तो ऑप्टिमिस्ट होना होता है। आई डू नॉट, इस साल की बहुत सी ट्रेजेडीज़ में एक ये था कि सिर्फ ये नहीं कि बहरान थे या कशीदगी थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था जो इनको हल करने की कोशिश कर रहा हो। हल करना तो दूर की बात है ना, हमने गजा की बात की, पूरे साल में the other tragedy of Gaza was कि no one was मुझे trying। लगता है कि इस साल का शायद सबसे बड़ा अलमिया बेहिसी नहीं हो गया। In a way, बिल्कुल। 5,000 लोग, 10,000, 50,000, 1,00,000। I think वो जो आपकी लिस्ट है उसमें ये लफ्ज ऐड करें, I do think कि डिफाइनिंग वर्ड बेहिसी है। हम या सकते में हैं जिसकी वजह से बेहस हो गए हैं, या हम शॉक में हैं जिसकी वजह से बेहस हो गए हैं। लेकिन मैं जो पिंक स्वेटर, अब देख रहे हैं न्यूक्लियर वेपन यूज हो रहे हैं, दुनिया नहीं हो रही है, बट बात हो रही है, बात हो रही है, नहीं मतलब वॉरहेड के साथ ही हुआ है ना। लेकिन एक चीज की इजाजत है, जो मैं पिंक स्वेटर की बात, अगर कोई ऐसी चीज हो तो मे बी मेरी उम्मीद है, मैं पेशेंट कोई नहीं, उम्मीद है, मे बी
most likely possible candidate would be Ukraine, both by Biden's move and by Trump's move. Okay. क्योंकि ट्रम्प शायद दिखाना चाहें कि मैं कर सकूँ। वो कहते हैं ना मैं 4 मिनट में बंद कर दूँ कि मेरा पुतिन मेरा यार है और ये तो मेरा बड़ा अच्छा। वो ज़ेलेंस्की भी कहते हैं हाँ ये तो बड़ा अच्छा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया यूरोप के डोर स्टेप पे आ जाएगा। देखिए ना, समटाइम्स थिंग्स गेट वर्स बिफोर दे गेट एनी बेटर। तो ये आई डोंट नो, मैं पेशेंट कोई नहीं कर रहा, लेकिन यूक्रेन संभलता अगर कोई करीब है। देखिए मैंने जो बात की है वो कहते हुए मेरे रोंगटे इसलिए खड़े हो रहे हैं कि उसका मतलब ये है कि गजा का आपको दूर तक कोई सहारा, कोई वो नजर नहीं आता। आई थिंक जब तारीख लिखी जाएगी, चाहे वो फ्यूचर हिस्टोरियन लिखें या किसी और सैयारे पे बैठे हुए लोग जो हमें देख रहे हैं ऊपर से, आई थिंक वो हमें माफ़ नहीं कर सकेंगे, हमें समझ भी नहीं सकेंगे कि यार इन लोगों का क्या मसला था। दे हैड मोर वेल्थ देन एनी जनरेशन, इनके पास बेटर टेक्नोलॉजी देन एनी जनरेशन, बेटर नॉलेज देन एनी जनरेशन, और फिर भी इन कम वक्तों को और सब चुप हो गए और मुजाहरे किए, लोग चीखते रहे पूरी दुनिया में, लेकिन आखिर में नेट रिजल्ट ये निकला कि आप ही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खुश नेतन्याहू नाच रहा होगा इसमें। बेसिक। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि क्या किया जाए? दुआ। आपसे मैंने फ्लेचर में जब मैं आया हूँ वहाँ पे बॉस्टन में, तो मैंने आपसे निगोशिएशंस पढ़ी थी एज अ सब्जेक्ट, आप उस फ्लेचर में थे। तो मैं आपसे ये कहूँ कि आपको इस वक्त निगोशिएटर, चीफ निगोशिएटर मुकर्रर किया जा रहा है आदिल नजम साहब, और आपने ये जंगें ख़त्म करके और 1 महीने का टाइम है, पूरी अथॉरिटी, क्या करेंगे आप? मैं रिज़ाइन कर दूंगा यार, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। मैंने इसीलिए गुटेरेस कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं। आई विश आई हैड, आई विश एनीवन हैड, लेकिन सोल्यूशन का मसला नहीं, सोल्यूशन मेरे ख्याल में हम सबके पास है। मुझे विल नहीं नजर आती। मैं जो गुटेरेस की बात कर रहा था कि एक शख्स कम से कम बात करता है, लेकिन आपने देखा ना कल हुआ है या आज हुआ है कि सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर अमेरिका ने वीटो कर दिया। नहीं तो यहाँ कोशिश हो रही थी ना जंगबंदी की या सारी सीज फायर की, या नहीं थी? मैंने तो सीरियसली नहीं देखी ये जो गजा और सारा। हाँ देखिए, आपको बाइडन में कोई नजर नहीं आई और मुझे ट्रंप से उम्मीद नहीं है। और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में भी, आप यूरोप को देख लें। अगर अच्छा उम्मीद अगर करनी है, क्योंकि होनी चाहिए, अगर उम्मीद करनी है तो मे बी अगेन, जिस तरह हम कई बार पाकिस्तान में भी कहते हैं, दुनिया के जो यंग लोग हैं, एक अगर हमने अगले साल कोई बात करनी हो कि एक जो इस्तराब है, एक जो नई डिवाइड आ रही है ना, ये जो एज वाली, जो अमेरिका की डिवीज़न है, उसमें एक एज का बड़ा ख़ास फैक्टर है। और एक तो हमेशा होता है ना एक जनरेशनल चेंज, ये सिर्फ वो नहीं है, ये हम अब कई मुल्कों में देख रहे हैं, अपने मुल्क में देख रहे हैं, हमने भारत में देखी, हमने आपके बांग्लादेश यूथ, राइट, आपने अगर अमेरिका में मुजाहिरों में देखा तो किसको देखा? राइट, सो इन अ वे एक उम्मीद, इट अगेन हर नौजवान वैसा नहीं है। अमेरिका में आपके जो एक्सट्रीम राइट विंग नौजवान है वो भी वैसे ही है, लेकिन एक आपको एलिमेंट ऐसा यंग में नजर आता है जो कहता है कि यार द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। सो मे बी उनसे उम्मीद की जा सकती है। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अगली मुलाकात आपसे जब हो तो कोई ना कोई एक आध मामला ऐसा हो कि हम कहें कि ये बिल्कुल उलझा हुआ था और ये किसी ठहराव की तरफ जाता हमें दुनिया में नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। आमीन। ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर आदिल नजम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।